नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। लोकसभा में प्रधानमंत्री का ऐलान, संविधान ही देश की असली ताकत, किसी बदलाव की संभावना से इनकार। कहा, देश की तरक्की में सभी का योगदान। प्रधानमंत्री की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात, जीएसटी पर हुई चर्चा। राहुल गांधी ने कहा, 3 मांगे मानने पर ही मिलेगा समर्थन। असहिष्णुता पर राज्यसभा में तीखी नोकझोंक, अरुण जेटली बोले, दोबारा न हो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश। विपक्ष ने कहा, पंडित नेहरू को नजरअंदाज करना असहिष्णुता। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में अहम बदलाव, अमरिंदर सिंह को प्रदेश कांग्रेस की कमान अंबिका सोनी संभालेंगी। चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी। 3 दिन में सिमटा नागपुर टेस्ट, भारत ने 11 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से जीती सीरीज। आर अश्विन बने मैन ऑफ द मैच। और आइए देखते हैं पहली खबर। आर्थिक सुधारों से जुड़े जीएसटी समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर आम सहमति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहल करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज चाय पर आमंत्रित किया और इसके बाद इन नेताओं के बीच प्रधानमंत्री आवास पर चर्चा हुई। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। उधर राहुल गांधी ने साफ किया है कि कांग्रेस जीएसटी का समर्थन करने को तैयार है, बशर्ते सरकार उनकी 3 मांगे मान ले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के दबाव में आकर सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पर बुलाया। इस बीच सीपीएम ने सरकार को बाकी दलों से भी बातचीत करने की सलाह दी है। विरोधी दलों में जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से नरेंद्र मोदी की मुलाकात को इसी नजर से देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। पीएम जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह जी को बुलाया है, वो पब्लिक प्रेशर के बाद हुआ है। एक्चुअली इनका इंटेंट नहीं, नॉर्मल बिजनेस करने का तरीका, काम करने का तरीका नहीं है। वाम दलों का कहना है कि सरकार सिर्फ कांग्रेस से बात कर रही है, जबकि इस मसले पर सभी दलों को विश्वास में लेने की जरूरत है। हमारे साथ या बाकी किसी और के साथ सलाह मशवरा हो रहा है सरकार का, ये नजर नहीं आता। लेकिन अगर सबको साथ ले जाना है तो सबके साथ करें ना। इस बीच वित्त राज्य मंत्री का कहना है कि सरकार जीएसटी पर हर जायज मांग पर विचार करने को तैयार है। Reasonable suggestions are made from our colleagues in the opposition. We are absolutely willing to consider it. And I would like to mention to all of you the very fact that we have been able to get to this point, that we have been able to forge a consensus with the states is because we have engaged in that consultation. राहुल गांधी ने साफ किया है कि जीएसटी पर कांग्रेस की 3 मांगे हैं। कांग्रेस चाहती है कि जीएसटी की दर 18% की जाए और इसका उल्लेख सीधे संविधान संशोधन बिल में किया जाए। बिल में प्रावधान है कि अंतर्राज्यीय व्यापार पर राज्य 1% अतिरिक्त कर लगा सकेंगे। कांग्रेस ने इसे खत्म करने की मांग की है। वो चाहती है कि इससे राज्यों के संभावित नुकसान की भरपाई केंद्र करे। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल के ढांचे में परिवर्तन की मांग की है। कांग्रेस चाहती है कि परिषद में राज्यों के वोट की मात्रा बढ़ाकर 75% और केंद्र के वोट घटाकर 25% किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशाल दहिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और वीडियो के साथ। विशाल, बहुत अहम है जीएसटी का बिल सरकार के लिए और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की जो पहल है वो कुछ रंग लाएगी आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, के चलते ये महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया गया था और जो ये मुलाकात अब से थोड़ी देर पहले जो खत्म हुई है 7 रेसकोर्स रोड पर प्रधानमंत्री के निवास पर लगभग 40 से 45 मिनट मुलाकात चली प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, और
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। हालांकि आधिकारिक बयान दोनों ही तरफ से, ना सरकार की तरफ से कोई आया है, ना ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उम्मीद जो की जा रही है वो ये कि इस बैठक के दौरान जीएसटी से जो संबंधित संविधान संशोधन विधेयक है उस पर गहन चर्चा हुई है और जो ऑब्जेक्शंस कांग्रेस के थे या जो सजेशन जिसे कहा जाए कांग्रेस की तरफ से थे, उन पर सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या रवैया रहेगा, किस तरह से उन्हें सरकार शामिल कर सकती है या कांग्रेस को जो अपने पाले की तरफ लाए ताकि ऊपरी हाउस में, ऊपरी सदन में यानी कि राज्यसभा में सरकार को इस बिल को पास करने में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, ये अगले हफ्ते में साफ हो जाएगा। शुक्रिया विशाल इस अपडेट के लिए आपका। और स्टूडियो हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता साहब। आलोक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूं कि जिस तरीके से पिछले सत्र में हमने देखा था, इस सत्र की शुरुआत अच्छी हुई है, 2 दिनों का जो वक्त दिया गया था स्पेशल मैं कहूं चर्चा के लिए, वो भी अच्छी अब तक रही है। अगला जो दिन है मैं कहूँ सोमवार, उससे शुरू होगी कवायद और जीएसटी सरकार के एजेंडे में मैं कहूँ कि टॉप प्रायोरिटी पे है और प्रधानमंत्री का सोनिया गांधी को बुलाना, पूर्व प्रधानमंत्री को बुलाना, किस तरीके से आप देखते हैं इस कदम को? देखिए सचिन जी, आप भूमि अधिग्रहण विधेयक वाला मुद्दा भी आप देखें, उस समय अध्यादेश लाना पड़ा, दूसरी ओर समस्या आई। मुझे लगता है ये पहली बार जो पहल जिसके प्रधानमंत्री स्तर पर हुई है। बातचीत तो यूं है, अपोजिशन लीडर्स के साथ संसदीय कार्य मंत्री बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जी जो भी कोशिश करते हैं कि सब लोग एक शांतिपूर्ण संसद में कार्रवाई हो, कुछ फैसले जल्दी हो, विधेयक पास हो। ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एक मोड़ है थोड़ा सा सरकार के आने के बाद, जब उन्होंने खुद, ये ठीक है कि संख्या बल क्या है, लेकिन राज्यसभा का बहुत बड़ा बल है और जिसके बल पर उनके समर्थन के बिना कोई सरकार जीएसटी बिल या कई विधेयक पास करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए केवल जीएसटी मुद्दा नहीं, इस बैठक को मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं जो पहल हुई है कि ये माना गया है कि अपोजिशन और या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके जो अनुभव रहे, क्योंकि जीएसटी बिल तो यूपीए सरकार लाई थी, उसके बाद कुछ आप परिवर्तन जो चाहते हैं तो उसमें सबकी कैसे राय हो सकती है और ये पहल कम से कम एक अच्छा स्वागत योग्य है। हम लोग मीडिया में या जो लोग अपना लिखते रहे हैं कि भाई आप सबको साथ लेना यदि है तो अपोजिशन के साथ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर, देखिए एक होता है ना कि आप मैसेज जब देना चाहते हैं तो टॉप से जब मैसेज जाता है, कारपोरेट हो और राष्ट्रीय स्तर पर जो होता है, दुनिया में आप दूसरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, तो हमारे देश के नेताओं से यदि प्रधानमंत्री बात करेंगे वो अलग है, वो कहते नहीं हमारा मंत्री बात कर लेगा, वो भी अपनी जगह जहां जहां ऐसे मुद्दे हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होने वाली है। आने वाले समय में राज्यों की भूमिका है और राज्य सरकारें सब जगह तो बीजेपी नहीं है या एनडीए की सरकार नहीं है, वहां कहीं यूपीए है, कहीं क्षेत्रीय दल है, कहीं जनता दल यू है, नीतीश कुमार, तो सबको साथ लेना जहां पर है सबका और कभी दल साथ दे रहे हैं। कुछ मुद्दे ऐसे नाजुक हैं जिस पर पहल की आवश्यकता थी और कुछ पार्टियों ये मुझे लगता है कि, लेकिन अभी भी ये सवाल ये रहेगा कि जब अगले हफ्ते जिसका आपने सवाल उठाया उसमें सरकार अपना जो पहले से प्रस्ताव रखे उसमें कितना परिवर्तन करती है। पहल हो गई है, बातचीत हुई है, कुछ कहा है, कांग्रेस ने कहा है, असली फैसला होना चाहिए कि जो मुद्दा है कि भाई 1% यदि नहीं होता है उस पर मान लिया। विपक्ष के अलग अलग दल हैं जो उनकी प्रमुख बातें हैं, मांगे हैं, उनको कितना एकोमोडेट करती है सरकार अपने एजेंडे में। और जिस तरीके से सीताराम येचुरी ने भी कहा कि कांग्रेस तो ठीक है, बाकी दलों से बातचीत प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। आपको लगता है कि इस सत्र से पहले एक बहुत जो आपने कहा भी कि एक अच्छा कदम है, लेकिन आज का भाषण भी अगर मैं प्रधानमंत्री की मैं देखूं, उन्होंने कहा कि बहुमत या अल्पमत अलग है, सहमति के रास्ते पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ सकारात्मक जिसको कहते हैं संकेत मिल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, हम लोग आशावादी लोगों में से हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि सब कुछ डूबने वाला है, सब कुछ गड़बड़ है, संसद नहीं चल, हम मानते हैं कि उस स्थिति में थोड़े आगे प्रयास हो रहे हैं। दोनों पक्ष इस बात को स्वीकारते हैं कि एक राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैसेज जाना चाहिए हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। और इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि और दलों से भी, या जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन ये ठीक है कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी कल बैठक बुलाई थी और जैसा हमने कहा कि बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री बात करते रहे, तो प्रधानमंत्री भी, आपको यदि याद हो कई ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पिछले वर्षों में हमने सब देखा है कि चाहे वो अटल जी रहे हों या मनमोहन सिंह रहे हों या उसके पहले नरसिंह राव, जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो लोग बातचीत में सब दलों के प्रधानमंत्री स्तर पर भी सर्वदलीय बैठक हो सकती है। तो ये भी संभव है कि सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री खुद उसको करे, मंत्री उनका सहयोग करने के लिए, उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए एक सौहार्दपूर्ण ढंग से लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, विपक्ष की राय होगी, विरोध होगा, असहमतियां होंगी, लेकिन जो राष्ट्रीय हित में अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, इस तरह की पहल मुझे लगता है कि हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जब आज हमने संविधान पर चर्चा, आज आपने जब कहा, प्रधानमंत्री ने बोला भी, उसका संकेत कुछ दिया कि नहीं ठीक है हम उस पर बात करना चाहते हैं या बात करते रहेंगे, लेकिन
ये केवल भाषण न हो, ये व्यवहार में कैसे आए और लोगों को लगे कि भाई ये सब मिलके, जब देश का हित है तो सब मिलकर काम करेंगे। और जिसकी शायद एक पहली झलक हमने आज देखी है और उम्मीद करते हैं कि सत्र में ये आगे भी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इस चर्चा में छोड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। यह थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान में किसी भी तरह के बदलाव के इरादे से इनकार किया है। लोकसभा में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान हमें बांध कर रखता है। नरेंद्र मोदी ने संविधान को आधारभूत दस्तावेज बताया जो लोकतंत्र के सभी अंगों को परिभाषित करता है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान में सबको बांधने की ताकत है। प्रधानमंत्री ने संविधान पर व्यापक चर्चा की बात भी कही। उन्होंने इन आशंकाओं को भी खारिज किया कि देश की तरक्की में जवाहरलाल नेहरू या किसी और नेता के योगदान को नकारने की कोशिश हो रही है। बाबा साहब आम्बेडकर की भूमिका को हम कभी भी नकार नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब आम्बेडकर की बात करते हैं तो औरों के लिए कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक का नाम देंगे तो दूसरे का रह जाता, दूसरे का कहेगा तीसरे का रह, हर एक को लगेगा भाई हमारा भी तो योगदान था। और कुछ लोगों ने तो जीवन में इतनी ऊंचाइयां पाई है कि कोई उनका नाम दे या न दे, उनके नाम को कभी कमी नहीं हो सकती, कोई उनको मिटा नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण की व्यवस्था पर चल रही बहस पर सरकार की तरफ से स्थिति भी साफ की। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज भी है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने यह आरक्षण की व्यवस्था को बल न दिया होता तो कोई मुझे बताएं कि मेरे दलित पीड़ित शोषित समाज की हालत क्या होती। परमात्मा ने उसको सब दिया है जो मुझे और आपको दिया है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला और उसके लिए उसकी दुर्दशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द पर हुई बहस पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने संविधान में किसी भी तरह के बदलाव के इरादे की आशंकाओं को गलत बताया। आज के समय में संविधान हमारे पास है, ये कोई भ्रम फैलाते होंगे तो गलत है। न कभी कोई संविधान बदलने के लिए सोच सकता है, और मैं मानूंगा अगर कोई सोचेगा तो आत्महत्या कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान और भीमराव अंबेडकर पर बहस के दौरान विपक्ष की तरफ से उठाए सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन अपनी बात कहने में वो आक्रामक नहीं थे। उन्होंने लोकतंत्र में आपसी सहमति से चलने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री के शुक्रवार के भाषण से यह आभास मिलता है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तल्खी कम हो रही है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान असहिष्णुता का मुद्दा छाया रहा। नेता सदन अरुण जेटली ने विपक्ष में कि देश में बढ़ते असहिष्णुता के आरोप को सिरे से ही खारिज किया। चर्चा के दौरान अरुण जेटली ने कहा कि लोकतंत्र को फिर से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से भारत में लोकतंत्र है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर पंडित नेहरू समेत दूसरे नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। जो एक फासला होना था वो बना। राज्यसभा में सरकार की तरफ से संविधान पर बोलते हुए नेता सदन अरुण जेटली ने असहिष्णुता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों से जीने का अधिकार छीना गया। अरुण जेटली ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से भारत में लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले 65 सालों में बहुत कुछ बदला है। डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान सभा में कहते, आज 2015 में आर्टिकल 44
ये कोई हम नहीं गाए। The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. So if Dr. Ambedkar had today stood up and proposed this provision, how would this house have reacted to it? अरुण जेटली ने अनुच्छेद 356 का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल कर संघीय ढांचे को कमजोर किया। उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान की बड़ी देन बताया। One great aspect of it has been that after misusing it several times during one-party rule at the center, the misuse of Article 356 in India has gradually been phased out. नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि संविधान निर्माण में बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा कई और लोगों ने भी योगदान दिया, लेकिन चर्चा में उनका जिक्र नहीं किया गया। पिछले 60 साल से कोशिश की जा रही है और 1.5 साल से विशेष तौर पे कोशिश की जा रही है, निरंतर कोशिश की जा रही है। आज तक सदन से बाहर हो रही थी, आज सदन के अंदर हो। किस तरह से नेता सुभाष चंद्र बोस को, सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को लड़ाया जाए। वो जिंदा नहीं, लेकिन मरने के बाद भी इनको लड़ाना चाहते हैं। किस तरह से इनके नाम पे अलग अलग राजनीति ओनरशिप लिया जाए। संविधान पर बहस मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुई। इस बहस में सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई, लेकिन बहस में असहनशीलता का मुद्दा ही छाया रहा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संविधान पर चर्चा के दौरान सांसदों ने कई अहम मसले उठाए। चर्चा के दौरान संविधान में दिए अधिकारों का जिक्र किया गया। वहीं सीपीएम ने निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की मांग की। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने संविधान की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान में सभी के अधिकारों का उल्लेख है। वहीं टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने संवैधानिक संस्थाओं को संविधान के दायरे में काम करने की बात कही। जेडीयू सांसद शरद यादव ने शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जताई। क्या हम संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुकूल चले हैं? क्योंकि संविधान, किसी भी देश का संविधान उस देश के लिए एक रास्ता बताता है कि हमें किस दिशा में चलना है, कैसे चलना है। देश की सरकार कैसे बनेगी, सरकार के अधिकार क्या होंगे, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्या होंगे, उनके आपसी रिश्ते कैसे होंगे और जनता और सरकार के बीच किस तरह के रिश्ते होने चाहिए और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये सारी चीजें दिमाग में रही होंगी संविधान निर्माताओं के। To perform certain duties effectively, not to enjoy for themselves, to misutilize such authority, endangering the very existence of its independent, neutral and constitutional character. It is high time that conflicts among the constitutional institutions must be avoided to desist all forms of authoritarianism. चाहे वो कन्नड़ के हैं, चाहे केरल के हैं, मलयालम के हैं, चाहे वो गुजराती के हैं, किसी भाषा के ले लीजिए, जो भारतीय भाषा है उनके बीच, उनके द्वारा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि आप कहते पढ़िए, लेकिन पढ़ने वाले लोग जो है, और वो भी भाषा स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनकी हालत ये है कि वो बेकारी और बेरोजगारी के समुद्र में तैर रहे हैं। सीपीएम सांसद ने बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान पर रोशनी डाली। उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की बात कही। एआईएडीएम के सांसद ए नवनीत कृष्णन ने कहा कि संविधान से हमेशा हमें मार्गदर्शन हासिल होता है। It has provided the space for aspiration and it has been flexible enough to be amended whenever the need was felt. The judiciary has also played its part in interpreting various provisions of the Constitution in a constructive, creative and progressive manner.
जो आरक्षण का प्रावधान आपने दिया था पब्लिक सेक्टर के लिए, उसको आप बढ़ाकर प्राइवेट सेक्टर में ले आइए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये आरक्षण हो, इसके बारे में चर्चा तो हो, कानून बने। हम ये चाह रहे थे कि स्टैट्यूटरी स्टेटस मिले SC ST सब प्लान्स के लिए। हम ये चाह रहे थे कि रिजर्वेशन जो है आज वो प्रोफेशनल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो। हम ये चाह रहे थे कि नेशनल मिशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो बताए अभी, जो आप जो है यहाँ पर जो पार्लियामेंट के अंदर एक नया कानून की जरूरत है कि ये इसको दुरुस्त करना है देश से। इस चर्चा में सभी दलों के सांसदों ने खुलकर अपनी राय रखी। राज्यसभा में संविधान पर सोमवार को भी चर्चा जारी रहेगी। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरदार प्रताप सिंह बाजवा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन, पूर्व मंत्री लाल सिंह को प्रदेश इकाई का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रणवीर सिंह को प्रचार समिति का कन्वीनर नियुक्त किया गया है। पंजाब में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको जिम्मेदारी दी जाती है? ये पता नहीं है, तो नहीं मालूम, लेकिन यस, रेजिग्नेशन तो हमारे CLP लीडर और PCC लीडर ने कल दे दिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। वीरभद्र सिंह और उनके सहयोगियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी के सामने पेश होना होगा। इससे पहले ईडी ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी की जांच में ये पता चलेगा कि साल 2009 और 11 में वीरभद्र और उनके परिवार के सदस्यों के पास आय से अधिक संपत्ति किन सोर्सेस से आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को CBI के सामने पेश होने का आदेश दिया है। मारन को 6 दिन के अंदर पेश होना होगा और यह अवधि 30 नवंबर से शुरू होगी। कोर्ट ने कहा है कि मारन जांच में CBI को सहयोग करें। सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक उनसे पूछताछ की जा सकती है। मारन पर आरोप है कि उनके घर पर 300 से अधिक हाई स्पीड वाली टेलीफोन लाइनें लगाई गई थी और उनके भाई कलानिधि के सन टीवी चैनल को अपलिंक करने की सुविधा दी गई थी। प्रधानमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री ने आज जो बैठक बुलाई थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उसके बाद अरुण जेटली क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को संसद के मौजूदा सत्र के कई विषयों के संबंध में बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। बातचीत का विषय संसद की कार्रवाई ठीक तरीके से चले और संसद के सामने जितना लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो चर्चा करने के बाद सुविधा से पारित हो पाए। बातचीत का उद्देश्य ये था। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के सदनों के जो नेता हैं उनसे भी संसदीय कार्य मंत्री की चर्चा होगी ताकि अगले सप्ताह से अंत तक संसद की कार्रवाई उचित रूप से चल पाए। एक प्रमुख विषय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर संविधान संशोधन का भी था, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं से प्रधानमंत्री जी की चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनका 3 विषयों को लेकर जो उनके सुझाव थे और उनको कहना था, उन्होंने अपनी पोजीशन स्पष्ट की। उन तीनों विषयों के संबंध में सरकार की ओर से जो उस विषय का इतिहास है और जो सरकार का रवैया है और जो हमारे हिसाब से तर्क और तथ्य हैं, वो हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिए हैं। सरकार की बातचीत चर्चा करने के बाद वो अपनी पार्टी में इसकी चर्चा करेंगे और कुछ समय के बाद चर्चा करने के बाद इसकी संभावना भी है कि सरकार और प्रमुख विपक्षी दल की
दोबारा इस विषय पर बात आगे चलती रहेगी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली बता रहे थे कि किस तरह से इस बैठक के बाद जो अहम बातें हैं वो सामने आई हैं। सोनिया गांधी जी for a discussion on issues pending before Parliament, particularly a large amount of legislative business has accumulated over the last two sessions, and that was a principal subject matter of discussion. The Parliamentary Affairs Minister, Shri Venkaiah Naidu, will be in touch with the leaders of the Congress party in both houses of Parliament to discuss each one of those specific legislations, so that work can proceed next week. With regard to the goods and services tax and the constitution amendment which is pending before the Rajya Sabha, the subject was discussed. The Congress party leaders put forward their position with regard to the three issues which they felt are of concern to them. The history and the background of the legislation and the government's response to those three issues in detail was explained to them. The Congress party leaders would be discussing within their own party, and there would be, after some time, a fresh contact between the government and them to discuss this subject further after they've discussed within the parties, and we've also considered the positions that they have stated to us. Thank you. और भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अजय बढ़त बना ली है। टीम इंडिया नागपुर टेस्ट को 124 रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त उसने ले ली है। मैच में 12 विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। छोड़ जाते हैं इस अच्छी खबर के साथ। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार। भारतीय स्पिनरों ने 9 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को विदेशी सरजमी पर टेस्ट सीरीज हारने पर मजबूर कर दिया। अफ्रीकी टीम के बल्लेबाज स्पिनरों के सामने बेबस नजर आए। तीसरे दिन ही नागपुर टेस्ट को जीतकर भारत ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। 310 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 185 रनों पर ही सिमट गई। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे ऑफ स्पिनर आर अश्विन। अश्विन ने दूसरी पारी में 7 विकेट चटकाए। इस तरह से पूरे मैच में अश्विन के खाते में 12 विकेट गए। भारतीय स्पिनरों ने दक्षिण अफ्रीका की दोनों पारियों में सभी विकेट अपने नाम किए। मैच में रविंद्र जडेजा और अमित मिश्रा ने 4-4 विकेट लिए। All three bowling well. In Indian conditions is obviously an advantage and a threat for the opposition. So I'm really happy all three are in rhythm, and really happy for Jadeja, because he's making a comeback, and the way he's bowled and the way he's looked confident with the bat as well. They've also managed to find some difficulty. So yeah, there might be something, but when you look at it in perspective, I don't think there was much in it. The quality of the Indian spinners certainly exceptional in these conditions, and you got to give it to them. मैच के आंकड़ों पर बात करें तो भारत ने पहली पारी में 215 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम सिर्फ 79 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह से टीम इंडिया पहली पारी में 136 रन की बढ़त लेने में कामयाब रही। दूसरी पारी में भारत ने 173 रन बनाए, वहीं अफ्रीकी टीम 185 रन पर सिमट गई। सीरीज का आखिरी टेस्ट 3 दिसंबर से दिल्ली में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।